प्रीडेस्टिनेशन कहानी टाइम ट्रेवल पर आधारित है। एक आदमी है जो एक संस्था के लिए काम करता है और टाइम ट्रेवल से पास्ट में जाकर पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उनको बदलता है। इसका नाम है जॉन। जॉन को सन 1992 से 1975 में भेजा जाता है, यानी कि पास्ट में भेजा जाता है। दरअसल इस साल एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 10,000 लोग मारे गए थे। जॉन को पास्ट में भेजकर इस ब्लास्ट को रोकना चाहते हैं। जॉन 1975 में जाकर उसी जगह पहुंचता है जहां पर वो बम है, और जब वो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है, और वो बम को डिफ्यूज करना छोड़कर उस आदमी को ढूंढना शुरू कर देता है और वो आदमी उसे मिल जाता है। यह वही आदमी होता है जिसने यह बम लगाया होता है। अब इन दोनों के बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि यह एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई होते होते बम के फटने का टाइम हो जाता है। बम फटने की वजह से जॉन का मुंह जल जाता है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है, वो जॉन की तरफ उसकी टाइम मशीन बढ़ाता है। जॉन टाइम मशीन के जरिए सन 1992 में वापस चला जाता है, लेकिन उसका पूरा चेहरा जल चुका है, इसीलिए उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करके उसके पूरे शक्ल को बदल दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। जॉन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद जॉन को एक और मिशन पर भेजा जाता है। यह जॉन की जिंदगी का आखिरी मिशन है। इसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। यहाँ पर साल 1970 में यह एक बार कीपर का काम करता है। एक दिन उसी बार में जॉन आता है, यानी कि वो जॉन जो 1970 का है। यहाँ पर आप कुछ बातें अच्छे से समझ ले। यहाँ पर जो जॉन बैठा हुआ है जो 1992 से आया है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, तो इसका पूरा चेहरा बदल चुका है। और जो इसका पास्ट रूप है जो कि 1970 का जॉन है, उसको यह बात पता नहीं होगी क्योंकि यह उसके फ्यूचर की बात है। जो 1970 का जॉन है वो अपने फ्यूचर के रूप को नहीं पहचान पाता, यानी कि जिस जॉन की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है उस जॉन को नहीं पहचान पाता है। लेकिन फ्यूचर वाला जॉन यह पहचान लेता है कि यह मेरा ही रूप है, और वो दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं। 1970 का जॉन बाकी पर यानी कि फ्यूचर के जॉन को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था, और जब मैं पैदा हुआ था मैं एक लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी। लेकिन अनाथ आश्रम में मैंने पाया कि मुझ में एक अलग ही शक्तियाँ थी। जो शक्तियाँ लड़कियों में होती है उससे कहीं ज्यादा शक्तियाँ मेरे अंदर थी, और मुझे किसी ने कभी गोद नहीं लिया था। वो उसे यह भी बताता है कि आज मेरा नाम जॉन है, लेकिन पहले मेरा नाम जिन था। इसके बाद बाकीपा को बताता है कि मैं एक लड़की के रूप में बड़ी हुई और मुझे एक स्पेस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। मैं अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात मिस्टर रोबोटसन से हुई। वो भी मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम थी। फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम यह होती है कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन होते हैं, दोनों हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन फीमेल वाले हार्मोन ज़्यादा विकसित होते हैं, इसीलिए जॉन एक लड़की के रूप में बड़ा होता है। यह बात मिस्टर रोबोटसन जिनको नहीं बताते। वो उसे कहते हैं कि तुमने एक लड़की पर हाथ उठाया था, इसलिए हम तुम्हें इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे हैं। इस बात से जिनको बहुत दुख होता है, लेकिन अब जिनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। जिनको उस लड़के से प्यार हो जाता है, वो लड़का भी जिन से बहुत प्यार करता है। एक दिन वो अजनबी लड़का जिन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे जाना होगा और अब मैं शायद कभी वापस न आऊं। इस बात से जिन को बहुत दुख होता है। बाद में यह पता चलता है कि जिन प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। वो एक लड़की को जन्म देती है। उस लड़की के जन्म के बाद डॉक्टर जिन को बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन थे जो पूरी तरह से डेवलप्ड थे। क्योंकि डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशन थी,
इसीलिए हमने फीमेल वाले ऑर्गन को पूरी तरह से हटा दिया है। भविष्य में तुम्हें एक मेल बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन थे। इस बात से जिन को बहुत दुख होता है। अब हॉस्पिटल से जिन की बेटी को कोई चुरा लेता है। जिन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे जिन लड़कों के तौर तरीके अपनाना शुरू कर देती है, और वो अपना नाम जिन से बदलकर जॉन कर देती है। जॉन को लगता है कि जो बार कीपर है वो उसकी कहानी पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कहानी बहुत अजीब है इसलिए। लेकिन बार कीपर उसकी कहानी पर यकीन करता है, क्योंकि यह उसकी अपनी खुद की कहानी होती है, जो उसे सब कुछ पहले से पता होती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें उस अजनबी इंसान से मिलाऊंगा जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया था। वो बार कीपर टाइम मशीन के जरिए जॉन को उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो अजनबी उसे छोड़कर गया था। जॉन के पास गन होती है। वो जिन से मिलता है, यानी कि अपने आप से मिलता है। वो अपने पास्ट में गया है और वो अब एक लड़का है। जीन उसे नहीं पहचान सकती कि यह मेरा फ्यूचर का रूप है। जॉन जब जिन को देखता है तो उसे देखते ही प्यार हो जाता है। जॉन यह समझ जाता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे मैं खुद ढूंढने आया हूँ। यानी कि जॉन वही लड़का होता है जो जीन को छोड़कर गया होता है। कहने का मतलब यह है कि जॉन वही लड़का होता है जो पास्ट में आकर जीन से मिलता है, उससे प्यार करता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ पर यह गुत्थी सुलझ जाती है कि जॉन, जीन, बारकीपर और वो इंसान जो जिन के बच्चे का बाप है, यह चारों इंसान एक ही है, जो अलग अलग वक्त के इंसान हैं। जिस समय जीन और जॉन बात कर रहे होते हैं, उस समय बारकीपर टाइम मिशन के जरिए 1975 में चला जाता है, क्योंकि उसे उस बम को डिफ्यूज करना है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी बम लगा रहा है। इस आदमी का नाम होता है फिजर। यहाँ पर फिजर की और बारकीपर की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में बारकीपर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी का चेहरा जल रहा होता है। यह वही सीन होता है जो कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है। तभी बारकीपर उसे उसकी टाइम मशीन देता है और वो टाइम मशीन के जरिए सन 1992 में पहुंच जाता है। यह आदमी खुद जॉन होता है जो अपने उस रूप को मशीन देता है जब उसका चेहरा नहीं जला हुआ था। यानी कि यह दोनों अलग अलग समय से आए हैं, इसीलिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद बारकीपर उस समय में जाता है जिस समय जीन एक लड़की को जन्म दिया होता है। वो उस लड़की को चुराकर टाइम मशीन के जरिए सन 1945 में ले जाता है और एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देता है। और यह वही अनाथ आश्रम होता है जहां पर जीन बड़ी हुई थी। यानी कि यह जीन खुद ही होती है जो आगे चलकर जॉन बनती है। कहने का मतलब यह है कि बारकीपर निजी इस बच्ची को चुराया। जॉन, जीन, यह सभी लोग एक ही इंसान हैं। यही बच्ची आगे चलकर जीन बनती है। जीन से जॉन बनती है। अब बारकीपर बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़कर टाइम मशीन से उस समय में जाता है जब जॉन और जिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक साथ होते हैं। बारकीपर जॉन को इशारा करता है कि अब चलने का वक्त हो गया है। जॉन बारकीपर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जीन को नहीं छोड़ सकता। बारकीपर उससे बोलता है कि तुम तो जानते हो कि यह तुम्हारा पास्ट का रूप है, और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर का रूप हूँ। इस बात से जॉन को धक्का जरूर लगता है, क्योंकि उसके पास्ट का रूप एक लड़की होती है और उसके फ्यूचर का रूप एक ऐसा आदमी होता है जिसकी शक्ल उससे मिलती नहीं है। इसके बाद जॉन और बारकीपर उस टाइम मशीन के जरिए सन 1985 में जाते हैं और बारकीपर जॉन को सन 1985 में छोड़कर खुद सन 1975 में आ जाता है। अब वो यहाँ पर रिटायरमेंट ले रहा है, क्योंकि उसके रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। वो 1985 में जॉन के लिए एक रिकॉर्डिंग भी छोड़कर जाता है, जिसकी मदद से आगे उसे गाइडेंस मिलती है। आगे चलकर जॉन उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है जो टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में आकर कुछ घटनाओं को बदलने की कोशिश करते हैं। यह एक इंसानियत का काम होता है।
जॉन के पास एक मकसद होता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि बारकीपर सन 1975 में है, जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था। अभी वो बम ब्लास्ट हुआ नहीं है क्योंकि बारकीपर अब रिटायर हो चुका है। वो अपने टाइम मशीन को हमेशा के लिए ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कुछ एरर आ जाता है, यानी कि वो रिटायर होने के बाद भी उस मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पर बारकीपर के पास कुछ पेपर होते हैं, वहाँ उसे कुछ क्लू मिलता है जो उसके बॉस मिस्टर रोबोटसन ने छोड़ा होता है, जिसके द्वारा वो उस फिजर बम्बर को पकड़ सकता है। उस क्लू के जरिए बारकीपर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे वो फिजर बम्बर मिल जाता है जिसने वो बम लगाया होता है। बारकीपर उस बम्बर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बारकीपर के फ्यूचर का रूप होता है। बारकीपर को यह पता ही नहीं होता कि वो फ्यूचर में चलकर एक ऐसा आदमी बन जाता है जो लोगों को बम ब्लास्ट करके मार सकता है। इस फिजर बम्बर की दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। फिजर बारकीपर से पूछता है कि जो तुम्हारी टाइम मशीन एरर बता रही है, क्या तुमने ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट की है? लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं की होती है। वो रिटायरमेंट के बाद भी टाइम टेबल करता है। यह गैर कानूनी है। यहाँ पर फिजर बारकीपर को कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। लेकिन बारकीपर यह नहीं कर पाता और वो फिजर को गोली मार देता है और फिजर मर जाता है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर एक ही इंसान है, पर अलग अलग समय के। भले ही बारकीपर ने फिजर को मार दिया हो, पर फ्यूचर में वो फिजर बम्बर बनेगा ही बनेगा। इसका बस एक ही रीजन सामने आता है कि ज़्यादा टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसके दिमाग पर असर होता है और वो कहीं ना कहीं अपनी मानसिक संतुलन खोकर बुराई के रास्ते पर चला जाता है। इस कहानी में यह समझाया गया है कि टाइम ट्रैवलर कुछ भी कर ले पर जो हो चुका है वो उसे बदल नहीं सकता। यानी कि आप पास्ट में जाकर कुछ भी बदलकर फ्यूचर में कुछ चेंज नहीं कर सकते।